हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल्स कैरीड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पे। उससे पहले आप एक पॉइंट देख लीजिए। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट था ना ये। और इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यही था ना हमारा रिजल्ट कि भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसमें समझिए कौन सी चीज़ क्या है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो होती है 10⁻⁻⁷। आई क्या है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्लियर। मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए। मतलब जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ए। क्लियर। फिर क्या है, एक एंड को मिलाने के बाद जो एंगल बना वो एंगल है आपका फाई 1, और दूसरे एंड को मिलाने के बाद जो एंगल बना वो एंगल क्या है आपका फाई 2। क्लियर। तो ध्यान रहेगा इस रिजल्ट में कौन सी चीज़ क्या है। फिर इसके एक दो स्पेशल केस हैं, वो समझिए, हमने डिस्कस भी किए थे। तो देखना, पहला स्पेशल केस क्या कहते हैं, इफ कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर मान लीजिए कंडक्टर किसका है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब आगे तक एक्सटेंड कर दिया, तो उस कंडीशन में फाई 1 और फाई 2 दोनों बराबर होंगे और नियरली इक्वल टू क्या होंगे, 90। अब बेटा साइन 91 साइन 91 1 और 1 2, तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 बाई ए। अब ये कंडीशन क्या है, इस रिजल्ट को देखना। इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट है। कंडक्टर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है आई, और कंडक्टर से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। मतलब इस बार कंडक्टर कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्पेशल केस है, if point is close to one end of the conductor। if point is close to one end of the conductor। one end of the conductor का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए कंडक्टर है और आपका जो पॉइंट है वो किसी एक एंड के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, चाहे तो इस तरफ वाले एंड के नज़दीक मान लीजिए या दूसरे एंड के नज़दीक मान लीजिए। इस कंडीशन में क्या रहेगा, एक एंगल तो ऑटोमेटिक 0 रहेगा और दूसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या रहेगा, 90। किसी को भी मान लेना, मतलब आप ये मान लेना चाहे इस एंड के नज़दीक हो चाहे इस एंड के नज़दीक हो, दो एंगल हैं फाई 1 और फाई 2। उस कंडीशन में ऑटोमेटिक एक एंगल 90 हो जाएगा और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 91 साइन 0 0, और यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज आई बाई ए। क्लियर। यहाँ पे आई क्या होगा, आई कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट होगा और ए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पॉइंट का। क्लियर। तो आपको ये तीनों रिजल्ट याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, उसी के स्पेशल केस हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कैरीड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। तो देखिए, मान लीजिए हम कहते हैं, क्वेश्चन है ये,
कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और कहाँ पे निकालना है? एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर बेटा समझेंगे, मान लीजिए मैं कहता हूं ये एक स्क्वायर है, क्लियर? स्क्वायर की साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और मान लीजिए स्क्वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। और वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो एट पॉइंट ओ। ओ क्या है? दैट इज सेंटर ऑफ द स्क्वायर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इन विच करंट फ्लोइंग इज आई एंड साइड इज ए। अब समझेंगे बेटा, सेंटर के ऊपर 4 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। 4 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएंगे? एक इस कंडक्टर की वजह से, यहाँ से यहाँ तक। मान लो मैं इनको मार्किंग दे देता हूँ, ए बी सी और डी। एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा ए बी की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी सी की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा सी डी की वजह से, और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी ए की वजह से। क्लियर? तो इस तरह से सेंटर पे कितने मैग्नेटिक फील्ड आएंगे? 4 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। मैं एक साइड में रफ पोर्शन कैरिड आउट कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि समझ में आता रहे क्या कर रहे हैं। तो देखना, एक बात क्लियर करेंगे बहुत ध्यान से। मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया था। राइट हैंड रूल किस लिए था? राइट हैंड रूल था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। उस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था? मान लीजिए ये कंडक्टर है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर इधर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर इधर कोई पॉइंट है तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये बताया था बेटा पॉइंट। क्लियर? तो अब समझना, इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं B1। BC का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मान लेते हैं B2। CD का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मान लेते हैं B3। और DA का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको मान लेते हैं B4। 4 मैग्नेटिक फील्ड आ गए। 4 मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से आ गए? B1, B2, B3 और B4। समझ गए 4 मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हैं? अब इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन, चाहो तो अगर राइट हैंड रूल क्लियर है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देख लेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन है तो डायरेक्ट यहां से समझ लेंगे। ये कंडक्टर है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है। मान लो इस पॉइंट को P मान लो और इस पॉइंट को मान लो P डैश। ठीक है? तो अब देखना, ये कंडक्टर है, ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, पॉइंट O। तो पॉइंट O मेरे ख्याल से किसकी तरह है? P की तरह है। तो डायरेक्शन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो B1 की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड आई। ठीक है? फिर B2, BC, पॉइंट इधर, करंट इधर, पॉइंट इधर। तो मेरे ख्याल से ये भी किसकी तरह है? P की तरह। तो यहाँ पे B2 की डायरेक्शन भी क्या आएगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। ठीक है? फिर करंट नीचे की तरफ आ गया, और अब भी पॉइंट O किसकी तरह डील होगा? P की तरह डील होगा। और P की तरह डील होगा तो P की तरह डील होते ही डायरेक्शन क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड आ जाएगी। कैसे? एक बार समझें। यहाँ करंट ऊपर जा रहा था, अब करंट कहाँ आ गया? नीचे। नीचे आ गया तो मतलब मैंने एक तरह से इसको घुमाना पड़ेगा इधर। जैसे ये ऐसे है, इसको इधर घुमा के लाया, इसको इधर से इधर घुमा के लेके आ गया। मैंने करंट की डायरेक्शन नीचे कर दी। जो पॉइंट P था वो अब इधर नहीं हो गया पॉइंट P। क्लियर? तो इस तरह से B3 की डायरेक्शन भी क्या आएगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। और सेम कंडीशन B4 की डायरेक्शन भी क्या आ गई? परपेंडिकुलर इनवर्ड आ गई। अब अगर मैं देखूं चारों की डायरेक्शन सेम है तो इस तरह से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड B किसके बराबर आने वाला है?
B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, और नेट डायरेक्शन क्या आने वाली है, नेट डायरेक्शन आने वाली है परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब बस प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम है हमारी B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, B3 और B4 की वैल्यू। तो देखना मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूं स्क्वायर। ये है बेटा सेंटर है, सेंटर है तो मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 आएगा, क्योंकि ये साइड कंप्लीट साइड क्या है बेटा a, और सेंटर तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा a/2। अब इस एंड वाला एंगल और इस एंड वाला एंगल, अब अगर हम देखें तो जो दोनों डायगोनल होते हैं वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, और ये बिल्कुल बीच में से ड्रा की गई है तो ये एंगल भी क्या होगा 45, और ये एंगल भी क्या होगा 45। इसी तरह चाहे इसका ले लें, चाहे इसका ले लें, चाहे इसका ले लें, क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा a/2। ये एंगल कितना रहेगा 45, ये एंगल भी कितना रहेगा। तो चारों चाहे अलग अलग कैरिड आउट करके देख लो, चारों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 आएगा, और दोनों एंगल φ1 और φ2 दोनों किसके आएंगे 45 के आएंगे। तो हम अब वो वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, कौन सा, आपने ये रिजल्ट नहीं पढ़ा है अभी अभी कि मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है μ0/4πI/a, और इनटू क्या होता है sin φ1 प्लस sin φ2, अभी पढ़ा है ना ये रिजल्ट। तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a होता है, करंट I होता है, ये वाला एंगल φ1 होता है, और ये वाला एंगल क्या होता है आपका φ2 होता है। तो अब यही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि B1, B2, B3 और B4 चारों इक्वल आने वाले हैं, और चारों किसके इक्वल होने वाले हैं μ0/4πI। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार a की बजाय क्या है a/2, और sin 45 प्लस sin 45। क्लियर। तो अब इस तरह से क्या आ गया μ0/4π, 2 पलट के ऊपर आ जाएगा 2I/a, sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, 1/√2, 1/√2 क्या आएगा देखना जरा बहुत ध्यान से, μ0/4π 2I/a, और क्या आ गया 2/√2 आ गया, √2 से √2 कटेगा, और इस तरह से μ0/4π I/a, और इंटू क्या आ गया 2√2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आपकी B1, B2, B3 और B4 चारों की वैल्यू यही आएंगी। अब समझना यहाँ पे आंसर आ रहा है, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड B किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम्स B1 कर दो, या 4 टाइम्स B2 कर दो, या 4 टाइम्स B3 कर दो, या 4 टाइम्स B4 कर दो, कुछ भी कर दो 4 टाइम्स आ जाएगा, चाहे B1, B2, B3, B4 जो आप करना चाहो। और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के क्या आया μ0/4π I/a, और इंटू क्या आ गया 8/√2 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड आ जाएगी। तो बता दोगे इस तरह से कोई स्क्वायर हो और उसमें ये फ्लो कर रहा हो। एक बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है स्क्वायर, स्क्वायर की बजाय क्या आ सकता है रेक्टेंगल भी आ सकता है। अब रेक्टेंगल आ जाएगा तो रेक्टेंगुलर में लेंथ अलग होगी, ब्रेड्थ अलग होगी, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर होती लेंथ L होती और ब्रेड्थ B होती,
तो बेटा B1 और B3 उसके लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता, L/2 आता। और बेटा B2 और B4 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता, B/2 आता। एक तो वेरिएशन हो जाएगा ये, और दूसरा वेरिएशन हो जाएगा एंगल्स का, क्योंकि स्क्वायर के तो बाइसेक्ट करेंगे 45 आएंगे, लेकिन रेक्टेंगल के बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो रेक्टेंगल के जो एंगल होंगे उनको अल्फा बीटा मान के चलेंगे, और टी रेशियो से अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से रेक्टेंगुलर का भी कैरिड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पे, एक न्यूमेरिकल और समझिए, फिर नेक्स्ट पे कैरिड आउट करेंगे। देखना, मान लीजिए अब वो कहता है कि कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो समझना बेटा, मान लीजिए मैं कहता हूं ये स्क्वायर है, क्लियर, और मैं कह देता हूं ये कंडक्टर है, स्क्वायर की साइड है A, और मान लीजिए यहां से करंट I आ रहा है और यहाँ करंट I जा रहा है आगे, और वो कहता है मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहले तो समझेंगे सेंटर पे टोटल 6 मैग्नेटिक फील्ड आने हैं। 6 कैसे आने हैं समझना, एक कंडक्टर यहाँ से I करंट आया, अब 2 रास्ते हैं आगे आगे एग्जिट होने के लिए, एक इधर से घूमे और एक इधर से घूमे, दोनों रास्ते बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए जो करंट आएगा I वो करंट बिल्कुल हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या है, वो करंट I/2 तो जाएगा इधर से किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और I/2 जाएगा घूम के इधर से, और दोनों करंट वापस मिलेंगे I/2 वापस क्या हो जाएंगे I, और यहाँ से I थे ही, क्लियर। और अब देखना 6 मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गए, एक इस कंडक्टर की वजह से, एक इस कंडक्टर की वजह से, और बाकी स्क्वायर की चारों साइड की वजह से 4 तो आ ही गए। अब जो समझने वाली बात है वो लॉजिक समझिए। मैंने आपको बताया था कि जब कोई कंडक्टर होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने कोई भी पॉइंट आ जाए कहीं तक भी, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। तो इस तरह से इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सॉरी इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0, क्लियर। अब जो प्रॉब्लम है वो समझें आप, अब चारों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आएगा। मान लीजिए B1 B2 B3 B4 4 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, B1 B2 B3 और B4, यही 4 आएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बेटा इस बार डायरेक्शन अलग अलग होनी है। अब डायरेक्शन अलग अलग कैसे होनी है समझें, कंडक्टर था, पॉइंट इधर था तो परपेंडिकुलर इनवर्ड, और पॉइंट इधर था तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही कंडीशन थी। तो अब समझेंगे बहुत ध्यान से, ये कंडक्टर है तो पॉइंट O किसकी तरह काम करेगा, P डैश की तरह काम करेगा, करंट और उसके इधर, तो करंट और उसके इधर, तो पॉइंट O किसकी तरह है, P डैश की तरह, P डैश की तरह है, तो क्या आ जाएगा, B4 की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्लियर हुई। और इसी तरह B2 की डायरेक्शन नीचे, नीचे है तो क्या आ गया, आप इस फिगर को 4 बार रोटेट कर लो, एक ये है, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ये P डैश, फिर रोटेट कर दिया, ये P और ये P डैश, फिर रोटेट कर दिया, ये P और ये P डैश, 4 बार ऐसे रोटेट करता चला गया मैं इसको क्लॉकवाइज। अब देखना, अब करंट इधर, पॉइंट ऊपर,
करंट इधर, पॉइंट ऊपर, किसकी तरह हो गया, पी डैश, और इसलिए मैंने डायरेक्शन क्या बता दी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। करंट इधर, पॉइंट नीचे, करंट इधर, पॉइंट नीचे, पी की तरह, पी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब देखें, हमने अभी अभी जो न्यूमेरिकल किया है उससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि B1 B2 B3 B4 चारों इक्वल आने हैं। अब देखना B2 और B4 इक्वल भी आएंगे, अपोजिट भी आएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या बताओगे, B2 और B4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह आप कहते हैं B1 करंट नीचे, पॉइंट इधर, करंट नीचे, पॉइंट इधर, किसकी तरह काम करेगा, पी डैश की तरह। पी डैश मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। करंट नीचे, पॉइंट इधर, करंट नीचे, पॉइंट इधर, किसकी तरह, पी की तरह, और पी क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और अब अगर आप देखें तो B1 और B3 दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट आएंगे, तो B1 और B3 कैंसिल करेंगे, और इस तरह से आप कह देंगे स्क्वायर के सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आना है, आपका 0 आना है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कोई करंट कैरिंग स्क्वायर हो तो उसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी कैरिड आउट करके दिखा दोगे आप। अब एक न्यूमेरिकल और समझिए, देखिए इसी तरह का है। मान लीजिए मैं कहता हूँ करंट फ्लो कर रहा है I, इधर से I आया और इधर I चला गया। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर O, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे। और मान लीजिए सर्कल का रेडियस क्या है, R, और मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ, पॉइंट O पे। अब समझिए बेटा, करंट I आया, यहाँ पहुँचा, अब वो इधर से घूम के भी जा सकता है और इधर से घूम के भी जा सकता है। तो क्या होगा, दोनों तरफ से घूमेगा। इधर से आएगा I/2, इधर से आएगा I/2, और यहाँ से वापस क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और सर्कल का एक ही नहीं आएगा। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में होता तो एक आएगा, इस आधे सर्कल का अलग आएगा, इस आधे सर्कल का अलग आएगा। अब इसके लिए फिर आपको वो डायरेक्शन वाला फंडा आएगा। अब डायरेक्शन वाले फंडे में देखना, इस बार हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो तो डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर पे राइट हैंड रूल का यूज़ करके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट हैंड रूल यूज़ कर लो यार, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो उस टाइम पे डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर इनवर्ड होती है। अब समझिए, आप क्या बताओगे, अगर मैं देखूं तो ये तो क्या है, हाफ तो एंटी क्लॉकवाइज है और ये हाफ क्या है, क्लॉकवाइज। तो इधर तो डायरेक्शन क्या आ गई, इस हाफ की तो आ गई परपेंडिकुलर एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आउटवर्ड, क्लियर। और इस हाफ की डायरेक्शन क्या आ गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और देखना ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जो आधी आधी कॉइल थी उन दोनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। अब दूसरा मैंने आपको बताया था, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के एक एंड के नज़दीक हो पॉइंट जब एक एंड के नज़दीक हो तो मैंने क्या बताया था, एक एंगल 90 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, और उस टाइम पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका μ0/4 पाई I/A। यही था ना। तो देखना यहाँ पे ऊपर वाले का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B1 और नीचे वाले का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए B2। अब B1 की डायरेक्शन देखिए, कंडक्टर और कंडक्टर के नीचे पॉइंट है, मतलब करंट इधर जा रहा है, तो B1 की डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्या आएगी,
अगर आप देखें राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी, और इसकी B2 की डायरेक्शन भी देखें तो B2 की भी क्या आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी। और इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B1 प्लस B2 आएगा, और B1 प्लस B2 कुल मिला के डायरेक्शन क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगी। अब देखना B1 क्या आएगा, μ0/4 I, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A की बजाय क्या है R, और सेम B2 भी यही आना है, μ0/4 I/R, डायरेक्शन दोनों की सेम है ही, सेम है ना दोनों की डायरेक्शन। और इस तरह से देखना, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B1 प्लस B2 अगर मैं करूं तो B1 भी बराबर है, B2 भी बराबर है, और इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा μ0/4 I/R, और इंटू क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर, आ गया। और डायरेक्शन आप इसकी बता ही दोगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्शन हो जाएगी दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बता सकते हो, दोनों को ऐड करके समझ गए। बस मेन पैटर्न आपने जो ध्यान रखना है बेटा, आपका मेन पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन, मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड रूल क्लियर होने चाहिए। हमने पहले जो लेक्चर डिलीवर किए हैं उसमें दोनों राइट हैंड रूल बताए हैं कि दोनों राइट हैंड रूल कौन कौन से हैं, कंडक्टर स्ट्रेट हो तब मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर सर्कुलर हो तब मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर हो तो सेंटर पे निकालने के लिए, कंडक्टर स्ट्रेट हो तो उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। क्लियर। तो आज वाले जो ये न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आप मैग्नेटिक फील्ड पे कैरिड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो ये आज वाला हो गया, इसमें ये नेट रिजल्ट दिख जाएगा नीचे क्या है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।